इस वीडियो में बात करेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में। गवर्नर अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 commercial bank can be categorized into two segments: scheduled commercial bank and non-scheduled commercial bank। मतलब इसमें ये कहा गया है कि कमर्शियल बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कमर्शियल बैंक को दो भागों में बांटा गया, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, दूसरा नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है ना, वो लिस्ट इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। मतलब जो सेकेंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसको लिस्ट किया गया है RBI एक्ट 1934 में। फिर अंडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसका मतलब ये कहा गया कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो सेकेंड शेड्यूल के तहत RBI एक्ट 1934 के तहत इसको लिस्ट किया गया है, जो फॉलो करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का एक्ट को रेगुलेट हुआ 1949 में। टू प्राइमरी फैक्टर डिटरमाइनिंग शेड्यूल SCB का मतलब हुआ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। टू प्राइमरी फैक्टर निर्धारित करेगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। पहला होगा मिनिमम पेड अप कैपिटल रिजर्व ऑफ 5 लाख, कम से कम उसके पास रिजर्व 5 लाख होना चाहिए। देखिए ये 5 लाख जो बताया जा रहा है उस समय के अनुसार 1949 के अनुसार। The insuring bank resilience and ability to manage deposit responsibility and maintaining operation, मेंटेन करके रखेगा ऑपरेशन एज ए prioritize welfare of depositors determined by RBI। मतलब दो प्राइमरी फैक्टर डिटरमाइन करेगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक। पहला 5 लाख कम से कम उनके पास रिजर्व होना चाहिए और वो रिस्पॉन्स मेंटेन करके रखना चाहिए। जो प्रमुख हैं, जो लोगों को ज़रूरत है, वेलफेयर का ज़रूरत है, सबसे पहले उसको पर भी ध्यान देगा। वेलफेयर ऑफ डिपॉजिटर, उसका वेलफेयर के लिए भी कार्य करता रहेगा वैसा बैंक, उसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंतर्गत रखा गया। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैटेगराइज इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप, 5 अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। पहला SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज बैंक, इंडियन प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक। मतलब सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक को 5 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। उनमें से पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है नेशनलाइज बैंक, तीसरा है इंडियन प्राइवेट बैंक और चौथा है प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक। पांचवा है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक रिकमेंड कौन किए थे? नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप ने रीजनल रूरल बैंक का रिकमेंड किए थे 1975 में इन अकॉर्डेंस विद रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। रीजनल रूरल बैंक का एक्ट 1976 का जैसे रिकमेंड किए थे नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप ने 1975 में, लेकिन इसका एक्ट बना था 1976 में। तो रीजनल रूरल बैंक के एक्ट के अनुसार ऑनरशिप 50% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, माने 50% जो इसका ऑनरशिप रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 35% स्पॉन्सर बैंक रहेगा, माने बैंक खुद रखेगा, और नेक्स्ट है 15% इसके लिए जिम्मेवार रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, 35% रहेंगे बैंक खुद और 15% रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट खुद। अब हम जानते हैं कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जानते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्न बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट
1904 यानी 1904 यानी कोऑपरेटिव बैंक का गवर्न किया जाता है कौन से एक्ट से? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904। कोऑपरेटिव बैंक के 4 टायर्स हैं। पहला है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट एट द डिस्टिंक्ट लेवल, प्रोवाइड लोन प्राइमली। कोऑपरेटिव बैंक का पहला काम, केवल एक ही काम होता है, लोन देना। एफिलेट प्राइमरी सोसाइटी। दूसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का काम केवल स्टेट लेवल पर ही होता है। फिर है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, सर्व अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो है अपना हेल्प अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में लगाते हैं, फोकसिंग ऑन नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस। और ये किस चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं? नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस में। नेक्स्ट है लैंड डेवलपमेंट बैंक, कैटर स्पेशली टू द फार्मर। लैंड डेवलपमेंट बैंक ये खास करके ये फार्मर को की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऑफरिंग क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट पर्पस, ऑफर करते हैं क्रेडिट लेने के लिए ताकि डेवलपमेंट हो। कंप्राइज 3 टायर्स, प्राइमरी, स्टेट एंड सेंट्रल। मुख्य रूप से कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के 3 टायर्स होते हैं, प्राइमरी, स्टेट और सेंट्रल। और पढ़े कि 4 डिस्ट्रिक्ट टायर जो होते हैं उनमें से पहला है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये लोन मुख्य रूप से देते हैं। दूसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये स्टेट लेवल पर कार्य करते हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक ये ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं जो नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस से जुड़ा हो। तीसरा है लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये ऐसे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं जो फार्मर हो, माने खेती से जुड़ा हुआ लोगों को हेल्प करते हैं। रिसेंटली नेम्ड अंडर द रेगुलेटरी प्रीव्यू ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नेबार्ड इंस्टीट्यूट जस्ट आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेबार्ड की भी स्थापना हुई है मैंने फार्मर के हेल्प करने के लिए। नेबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नेक्स्ट बैंक एक नया टाइप के हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेशन एक्ट 2020 में आया था जो पास हो गया। ऑल द पावर वेयर ट्रांसफर टू आरबीआई फ्रॉम द रजिस्ट्रार्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने सारा पावर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का होता है वो आरबीआई के पास। इवन सम पावर आर लेफ्ट विद द रजिस्ट्रार, मैंने कुछ ही पावर होता है रजिस्ट्रार, बट आरबीआई पावर विल ओवर राइड देम। आरबीआई अलाउ कोऑपरेटिव बैंक टू राइज फंड थ्रू इंश्योरेंस, आरबीआई कोऑपरेट करते हैं बैंकों के फंड को रेज कीजिए, बढ़ाइए। इंश्योरेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, लार्ज कोऑपरेटिव, ये सारे लार्ज कोऑपरेटिव बैंक, लार्ज कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं विथ पेड शेयर्स कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ 1 लाख वर बाउट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 with the effect from 1 March 1966। मतलब इसमें ये कर आरबीआई अलाउ करती है कोऑपरेटिव बैंकों के फंड को बढ़ाइए, किसके थ्रू? इंश्योरेंस ऑफ इक्विटी शेयर के थ्रू, प्रीफरेंस शेयर के थ्रू, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। जो बड़े कोऑपरेटिव बैंक होते हैं कम से कम पेड अप उसके पास कैपिटल और रिजर्व होना चाहिए 1 लाख। वो किस समय के अनुसार? 1966 के समय के अनुसार 1 लाख ही होना चाहिए। वेयर अबाउट अंडर द रेगुलेशन 1949 विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 मार्च 1966। ये पढ़ लिए।
अब पढ़ते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक वाज इंट्रोड्यूस इन 2013। मैंने डिफरेंशिएट बैंक का कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में। फॉलोइंग रिकमेंडेशन फॉर निकितेत मोर कमेटी के द्वारा डिफरेंशिएट बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया था। डिफरेंशिएट बैंक का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2013 में निचिकेत मोर कमेटी के द्वारा। कैटर टू स्पेसिफाइड कस्टमर सेगमेंट। A small finance bank. Next, a small finance bank established on the recommendation of Nichiket More Committee. A small finance bank established recommend Nichiket More Committee licensed by RBI under the Banking Regulation Act 1949, governed by RBI Act 1934। मतलब इसमें कहा गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया किसके रिकमेंडेशन पर? नचिकेत मौर्य कमेटी के रिकमेंडेशन पर। अंडर द किस रेगुलेशन एक्ट द्वारा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। और गवर्न किसके द्वारा किया जाएगा? RBI एक्ट 1934। इंडिविजुअल कॉर्पोरेट ट्रस्ट सोसाइटी एग्जिस्टिंग NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड लोकल एरिया बैंक कैन ऑल बिकम प्रमोटर ऑफ SFB। स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं SFB का मतलब इंडिविजुअल जो होते हैं कॉर्पोरेट और ट्रस्ट सोसाइटी एंड माइक्रो फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंक सारे मिलकर के प्रमोट करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इंडिविजुअल कॉर्पोरेट ट्रस्ट सोसाइटी ये सारे मिल कर के फाइनेंस बैंक को प्रमोट करना है। 75% ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब इसमें कहा गया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम है कि लगभग 75% यानी 75% लोन जाना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके पास जाना चाहिए, ये लोन मिलना चाहिए उनको। एटलीस्ट 50% ऑफ देयर लोन एंड एडवांस मस्ट बी बिलो 25 लाख। मतलब यहाँ कहा गया कम से कम 50% लोन और एडवांस उन्हीं को मिलना चाहिए, माने 25 लाख से कम होना चाहिए। अलाउड टू टेक डिपॉजिट ऑफ एनी अमाउंट। अलाउड टू टेक डिपॉजिट ऑफ एनी अमाउंट, और अलाउ कर देना चाहिए कोई भी अमाउंट को डिपॉजिट कर सके। कैन प्रोवाइड रेमिटेंस सर्विस एज वेल एज क्रेडिट कार्ड। अलाउड टू इश्यू ATM और डेबिट कार्ड, मैंने कोई भी पैसा को क्रेडिट कार्ड, ATM और डेबिट कार्ड से निकाल। कैन एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट, और NRI डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ना हम लोग को पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का इस्टेब्लिश किया गया था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेमेंट बैंक का, ऊषा थ्रोट कमेटी के द्वारा। ऊषा थ्रोट कमेटी के द्वारा पेमेंट बैंक का क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। लाइसेंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। हमेशा याद रखिए कि जो लाइसेंस देने का काम होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा है ना। तो हम यहाँ ये समझे कि पेमेंट बैंक के लिए जो रिकमेंडेशन हुआ था सबसे पहले ऊषा थ्रोट कमेटी के द्वारा, और लाइसेंस मिला इनको कौन से एक्ट के द्वारा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर 100 करोड़, मतलब कम से कम 100 करोड़ उनके पास कैपिटल होना चाहिए तभी वो पेमेंट बैंक को खोल पाएंगे। एंड प्रमोटर ऑफ स्टेक शुड रिमेन एटलीस्ट 40% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। प्रमोटर स्टेक कम से कम कितना होना चाहिए? 40% पहले 5 साल में। एग्जिस्टिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट
issuer or business like mobile telephone company, microfinance institution, a small finance bank can also establish payment bank. मतलब पेमेंट बैंक को कौन कौन लगा सकते हैं, स्थापित कर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर, मोबाइल टेलीफोन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे लोग हैं ना पेमेंट बैंक की स्थापना कर सकते हैं, माने लगा सकते हैं। डो नॉट प्रोवाइड क्रेडिट सर्विस, कोई भी क्रेडिट सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। जैसे कि पेमेंट बैंक कोई भी क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, जैसे कि पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकती है एंड क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकती है। प्रोवाइड बोथ करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट अलाउड टू इश्यू ATM डेबिट कार्ड। मतलब यहाँ पेमेंट बैंक को क्या किसको कहा जाए, पेमेंट बैंक का काम है कि ये लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन प्रोवाइड क्या कर सकती है, ये बता सकती है कि आपका करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोल सकती है। ATM कार्ड तो इश्यू कर सकती है, और वो भी ATM कैसा, डेबिट कार्ड। लेकिन जो पेमेंट बैंक है वो क्रेडिट कार्ड को इश्यू नहीं कर सकती। डेबिट कार्ड को इश्यू कर सकती है पेमेंट, लेकिन क्रेडिट कार्ड को इश्यू नहीं कर सकती है ना। अब पेमेंट बैंक का एक और काम नहीं कर सकती, लोन नहीं दे सकती है। दे एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट बट कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये कहा गया है कि जो पेमेंट बैंक है डिमांड डिपॉजिट को तो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन वो टाइम डिपॉजिट को नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी। पेमेंट बैंक डिमांड डिपॉजिट को ले सकती है, माने डिमांड डिपॉजिट के लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं पेमेंट बैंक में, लेकिन टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट होता है वो पेमेंट बैंक में आप नहीं कर सकते हैं। एंड नॉन रेसिडेंट इंडियन बैंक डिपॉजिट, और नॉन रेसिडेंट माने विदेश के लोग अगर नॉन रेसिडेंट इंडियन बैंक डिपॉजिट भी नहीं कर सकती है, माने जो विदेश के लोग अगर डिपॉजिट करना है उसको भी डिपॉजिट ले नहीं सकती। कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी लोन। हाँ, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन कौन क्या क्या चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, थर्ड पार्टी लोन माने डायरेक्टली वो लोन नहीं दे सकते, थर्ड पार्टी लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, लेकिन लोन नहीं दे सकती, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती। कैन अप्लाई फॉर कन्वर्सेशन इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, और अप्लाई कर सकती है स्मॉल फाइनेंस बैंक आफ्टर 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन। 5 साल चलने के बाद पेमेंट बैंक अगर 5 साल अपना कार्य पूरा कर ली है तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकती है। कब? जब 5 साल पेमेंट बैंक चल जाए उसके बाद। FDI इज अलाउ इन पेमेंट बैंक, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जाए। FDI अलाउ हो, पेमेंट बैंक अलाउ करता है, पेमेंट बैंक FDI कर सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी किसी भी पैसा को कहीं लगाना है तो वो पेमेंट बैंक के द्वारा हो सकता है। They cannot set up subscriber to undertake non-banking activity, मतलब ये कोई नॉन बैंकिंग एक्टिविटी को अंडरटेक नहीं कर सकती है। अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट बैंक के बारे में। डेवलपमेंट बैंक क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंटेंटिटी that cater to economic need by the providing long-term financial asset, especially to the sector crucial for economic growth and infrastructure। मतलब डेवलपमेंट बैंक उसी को हेल्प करती है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब लंबे समय के लिए पैसा ले सकते हैं इस बैंक से, ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर सकें। नेबार्ड बॉर्न इन 1982। नेबार्ड जो है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये 1982 में इसको बनाया गया था।
किसके रिकमेंडेशन पर? शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नेबार्ड बैंक को स्थापित किया गया था 1982। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये याद रखना है कि नेबार्ड का रिकमेंडेशन कौन से कमेटी किए थे? शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी कब? 1982 में नेबार्ड बैंक के बारे में रिकमेंड किए थे। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ये देखिए आईडीबीआई से ही अलग हुआ है। आईडिया इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई से अलग हो गया। SIDBI, एस में क्या हुआ? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, माने जो छोटा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए जो लोन प्रोवाइड करे, हेल्प करे, नीड को पूरा करे, उसके लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये जो बैंक है IDBI से ही अलग हुई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से ही अलग हुई है। कब स्थापना हुआ अलग करके? 1990 में। और इसका जो ऑनर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सरकार, भारतीय सरकार स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के ऑनर होते हैं। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। हाँ, यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो नेबार्ड जो बैंक है वो भी 1982 में आया, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी स्थापना हुआ था 1982 में ही। ये भी है ना, होली ऑन सब्सिडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है 1988 में इसकी स्थापना हुई। और अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक 1987, कौन से एक्ट के तहत? नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 एक्ट के तहत इसकी स्थापना 1988 में हुई। होली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन ऑनर है इनके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक इम्पॉर्टेंट बैंक है मुद्रा बैंक, सेटअप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये मोदी ने ही किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑफर लो इंटरेस्ट लोन, मुद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें लोन मिल जाता है बहुत ही कम दर पर, बहुत ही कम रेट में, लो इंटरेस्ट लोन। और लोन टू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मुद्रा बैंक सेटअप किया गया था किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम के द्वारा। और इस बैंक की खासियत है बहुत कम पैसे में लोन, बहुत कम रेट में लोन मिल जाता है। अब हम बात करें नॉन बैंकिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये पूरा फुल फॉर्म है। NABFID का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। थ्रू द इनैक्टमेंट द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट के द्वारा 2021 में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। 2021 में ही हुई थी। अगर पूछा जा सकता है नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो बैंक की स्थापना हुई थी 2021 में। यह नॉन बैंक, ये देखिए अब हम जानेंगे कि क्या अंतर है NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी और बैंक में क्या अंतर? नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी और बैंक में क्या अंतर है?
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में पहला अंतर और बैंक में पहला अंतर लिखा गया, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस, प्रोवाइड करता है ये बैंकिंग सर्विस को टू द पीपल विदाउट होल्डिंग बैंक लाइसेंस, है ना। देखो ये प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विस। देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग एक कंपनी है, लेकिन ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग सर्विस लोगों को बिना विदाउट होल्डिंग बैंक लाइसेंस। मैंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ये कंपनी है, इसके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है, लेकिन ये फिर भी बैंक का सर्विस देता है लोगों को, उसको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब बैंक क्या करता है, ये इसके पास ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट, मतलब ऑथराइज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू द पब्लिक। ये भी बैंक का सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक का सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन दोनों में अंतर है कि इसके पास कोई भी बैंक लाइसेंस नहीं है और इसमें लाइसेंस है, गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कंपनी एक्ट 2013 के तहत हुई थी। और ये बैंक की स्थापना, जितने सारे बैंक की स्थापना हो रही है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, मैंने जितने सारे बैंक की स्थापना हो रही है ना वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसकी स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई, कंपनी एक्ट 2013 के तहत। कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता। ये अब बैंक क्या करता है, डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। मैंने डिमांड डिपॉजिट को, मैंने पैसा इसमें जमा करते वो एक्सेप्ट नहीं करता, डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता इसमें, और ये एक्सेप्ट करता है डिमांड डिपॉजिट को। मैंने हम पैसा जमा भी कर सकते हैं, जब मन है बैंक से निकाल भी सकते हैं, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो ऐसा नहीं करता। अब इसमें जब मन तब आप इसमें पैसा नहीं जमा कर सकते और निकाल नहीं सकते इसमें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ अप टू 100%, मतलब है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में जो विदेश के लोग 100% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट फॉरेन इन्वेस्टर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं वो 74% ही कर सकते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम, मैंने पेमेंट और सेटलमेंट वो नहीं है पार्ट सिस्टम का। पेमेंट एंड सेटलमेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम, मैंने बैंक का इंटीग्रल पार्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट। मेंटेनेंस टू रिजर्व रेशियो नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रिजर्व रेशियो रिक्वायर्ड नहीं होता और इसमें रिजर्व रेशियो रिक्वायर्ड होता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो होता है ना वो अवेलेबल नहीं है, मैंने डिपॉजिट का इंश्योरेंस फैसिलिटी वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन डिपॉजिट का इंश्योरेंस फैसिलिटी बैंक में अवेलेबल है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डज नॉट क्रिएट क्रेडिट, ये क्रेडिट क्रिएशन का काम नहीं करती नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और ये क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है बैंक क्रेडिट को क्रिएट करती है, लेकिन ये ऐसा करती नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन सर्विस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये कोई ट्रांजैक्शन सर्विस को प्रोवाइड नहीं